नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सबका कंपटीशन का मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन नंबर 2 है और जहां से चीज़ें छूटी थी वहीं से रिकनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हम लोगों ने स्वरों के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब स्वर संबंधी अन्य वार्ता, अन्य चर्चा, अन्य प्रश्न पर बात कर रहे हैं, उपस्थित हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी तैयार हो जाएं और शुरुआत करते हैं कि भाई स्वर के प्रकार तो हो गए। एक सवाल बनता है स्वरों के उच्चारण स्थान से। किससे बनता है? स्वरों के उच्चारण स्थान से। ठीक, स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक, आइए, तो ये हो गया। एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। मैं आपको एकदम बड़ा शानदार तरीका बता दूंगा जिससे तुम्हारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। कैसी दिक्कत खत्म हो जाएगी? तो आप पहले दिक्कत की बात कर लें। आपको ये जानकारी है कि स्वर होता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हो गए स्वर। अब इन स्वरों के उच्चारण स्थान को हम बड़े आसानी से समझेंगे। कैसे समझेंगे? सबसे पहले कि उच्चारण स्थान की जब हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान क्या है इसकी भी बात कर ले। ठीक, यहां से उच्चारण स्थान लेते हैं। कहते हैं सबसे नीचे भाग जो ये गले का, जिसको कभी कभी कहते हैं ना कंठ में दिक्कत आ गई, तो ये होता है बच्चा कंठ। और कंठ को हम के से इंडिकेट करते हैं अंग्रेजी के समझने के पर्पज में। तालू में छाले सबके पढ़ते होंगे, तो तालू को बोलते हैं हम लोग, टी से इंडिकेट कर दिया, तालू हो गया। उसके बाद ये मूर्धा के बारे में सुना होगा। मूर्धा के बारे में नहीं सुना तो ये जान लो कि जीभ जब टा बोलने पर जहाँ टकराती है जिस छत में, उसको कहते हैं मूर्धा। और मूर्धा के बाद आते हैं ये दांत, अंदर रहते हैं और दांत के बगल में आगे बढ़ते हो तो ऊँट आ जाते हैं। तो दांत के लिए डी और इसको दंत बोला जाता है, ओष्ठ के लिए ओ और इसको ओष्ठ बोला जाता है। ये बेसिक सी बात है। और स्वरों के उच्चारण स्थान का एक बढ़िया सा क्रम मिला है, के टी एम डी ओ। क्या मिल गया? के टी एम डी ओ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये हुआ तुम्हारा उच्चारण स्थान। समझे बात कि नहीं समझे? अब इन्हीं में से इन वर्णों का उच्चारण स्थान है, छांटना है तुम्हें। कैसे छांटोगे भाई? सीधी सिंपल सी बात है। अगर तुम ये 4 याद कर लो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। के टी ओ एम, के टॉम, याद हो जाएगा। आ ई उ री के टी ओ एम, आ ई उ री के टी ओ एम, याद हो जाएगा। और जैसे ही ये याद हुआ वैसे ही दूसरा तरीका है कि ए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर आ और ई मिलके बनता है ए, आ और ई मिलके बनता है ए, आ और ऊ मिलके बनता है ओ। अरे सर हो गया मामला। आ और ई मिलके बनता है ए, तो के और टी मिलके बनता है के टी। जब के से होता है कंठ, टी से होता है तालु, ओ से होता है ओष्ठ, एम से होता है मूर्धा, तो केटी से हो जाएगा कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। केटी से कंठ तालु
और KO से कंठोष्ठ। KT से कंठ तालु, KO से कंठोष्ठ। KO से कैसे कंठोष्ठ सर? लो ये भी देख लो भाई, KO से कैसे? जब आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं तो ये आ और ऊ मिलके, ये आ और ऊ मिलके KO नहीं बनाएंगे? तो जैसे ही KO आएगा क्या बनेगा? कंठोष्ठ नहीं बनेगा। समझते नहीं हो बात को? समझ गया कि नहीं समझ गए? समझ गए हो, ठीक। मतलब ये एक तरीका है। आप समझदार हो तो बुद्धि यहाँ भी लगा लिए होगे। ये एक व्यवस्था है, KTM और ये दांत से D और ओष्ठ से O। क्लियर बात है कि नहीं क्लियर बात? KTMDO हो गया, ओके हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे, ठीक। ये रहा तुम्हारा एक सेक्शन मजबूत हो गया। स्वरों का उच्चारण स्थान, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक सवाल यहाँ से भी बनता है, जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर, यहां से भी सवाल है। जीभ बनती है एक, ये बन गई जीभ। ऐसी जीभ होती हम लोगों की कुछ, ठीक। अब देखो अगला भाग है, ये तो अग्रस्वर है, ये बीच का है तो इसको मध्य नाम दे दिया। सबसे किनारे है तो पीछे है तो पश्च दे दिया। याद कैसे करेंगे सर? जीवा के अग्रभाग का एक प्रोसेस है कि जीभ का जो अगला सिरा है वो ज़्यादातर तालू को छूने का प्रयास किया करता है, छोड़ते ही तालू में गिरती है, बार बार तालू में जाने का प्रयास करती है। तो भैया जितने तालू वाले स्वर हैं वो सब अग्रभाग में आएंगे। सर कैसे याद करेंगे? तो पीछे क्या बताया मैंने? पीछे अभी तुमको बताया कि छोटी ई और बड़ी ई ये परमानेंट तालु हैं और ए और ए ये इनके सहयोग से तालु हैं क्योंकि ये केटी हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि छोटी ई बड़ी ई तालु से है और ए भी कंठ तालु से हैं। तो दोनों के पास कहीं ना कहीं तालु से तालमेल बन रहा है। अर्थात कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं बेटा कि छोटी ई और बड़ी ई को इज्जत के साथ यहाँ रख दो। जैसे रखोगे वैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवा का अग्रभाग तालु के स्पर्श के लिए व्याकुल है, तो तालु के स्पर्श के लिए चला गया। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं वो वर्ण यहाँ आएंगे, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टी से तालु, समझने के पर्पज में। फिर सर मध्य स्वर कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? यहाँ पर केवल छोटा आता है। अच्छा हाँ, अब तुमको जितने भी स्वर पता है उनकी पूरी कहानी ला के हाथ छोड़ दो। मतलब सर, मतलब बेटा बड़ा आ तो तुम्हें पता ही होगा, छोटा ऊ भी पता होगा, बड़ा ऊ भी पता होगा, री भी पता होगा, है ना, ओ भी पता होगा, औ भी पता होगा। हाँ सर इतने तो पता थे। एक स्वर और है जो हर जगह आज आपको देखने को मिलेगा। कौन सा स्वर वो है सर? मुझे उसका नाम तो आगत स्वर है। क्या नाम है? आगत स्वर। सर कैसे आगत? आगत का मतलब होता आया हुआ, आया हुआ। अब सर आया हुआ मतलब क्या हुआ? बेटा आया हुआ का मतलब ये हुआ कि क्या तुम सोच रहे हो सब कुछ तुम्हारे पास था क्या? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है ना। जब आप घर बनवाते हैं या कुछ काम करते हैं तो कोई ना कोई आइटम आप पड़ोस से लेते हो कि नहीं लेते हो? तो ये भी हमने भाषा के आधार पे ले लिया। सर क्या ले लिया? बेटा एक स्वर ले लिया, ये ओ। ये भी स्वर है क्या सर? हाँ बेटा ये भी स्वर है। सर इससे शब्द बनते हैं क्या? अरे बिल्कुल बनते हैं। कैसे सर? बेटा ये है कॉलेज और लला ये है टॉफ़ी,
और बेटा ये है कॉफी। अगर ये स्वर हटा दो तो इनके उच्चारण गलत तरीके से होने लगेंगे। जहाँ तुम कॉलेज को कॉलेज बोले हो, कहाँ सामने वाला समझ जाएगा कम पढ़ा लिखा। जहाँ तुमने टॉफ़ी को टाफी कहा, समझ जाएगा कम पढ़ा लिखा। और जहाँ तुमने कॉफ़ी को काफ़ी कहा, तहाँ फिर गड़बड़। तो इस चक्कर में तुमको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी बहाने पढ़ लिया तुमने। तो सर क्या ये भी यहाँ आएगा? बेटा इसकी रिश्तेदारी है एक लोग से। किन से है सर? ये बच्चा औ से इसकी बहुत तगड़ी रिश्तेदारी है, तो इसको ये छोड़ता ही नहीं है। जहाँ जहाँ आओ वहाँ वहाँ ओ, जहाँ जहाँ आओ वहाँ वहाँ ओ। समझ गए? समझ गए होगे। मतलब जहाँ जहाँ ओ जाएगा वहाँ वहाँ ओ आएगा। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो गया जीवा के आधार पर स्वर विभाजन का। तो उम्मीद करते हैं ये भी तुम्हारा मामला क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सीरीज की ओर। अगली सीरीज में क्या आएगा कि जीवा के आधार पर स्वर तो हो गया सर, और भी स्वर हैं क्या? हाँ भाई और भी स्वर हैं। यहाँ पर आप ले लो मुख भाग के आधार पे। अब क्या सर मुख भाग के आधार पे भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसके भी बेटा दो प्रकार मिलेंगे। दो प्रकार? जी हाँ, दो प्रकार। पहला प्रकार होगा विवृत का, जिसका मतलब होता है खुलना, और दूसरा प्रकार होगा संवृत का, जिसका मतलब होता है सर बंद होना। बंद होना। विवृत माने खुलना, संवृत माने बंद होना। विवृत के भी दो प्रकार हैं। सर कितने प्रकार हैं भाई? खुलने की बात हो रही है, लेकिन कहते हैं जरूरी थोड़ी हर बार पूरा खुलेगा। जब पूरा खुलेगा तो विवृत कहलाएगा, और जब आधा खुलेगा तो अर्ध विवृत कहलाएगा। ऐसा भी है सर? जी बिल्कुल ऐसा है। तो सर क्या इधर भी है? अब बेटा इधर इनके पास है, तो ये क्यों अलग होंगे? हैं एक दूसरे के रिलेशन में, तो ये भी ले आए। अब समृत माने बंद होना, तो जब समृत होगा तो लगभग बंद होगा। मुख भाग लगभग बंद होगा। और जब अर्ध समृत होगा तो आधा बंद होगा। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में मुंह पूरा डब्बा जैसा खुल जाता है, और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में मुंह लगभग बंद रहता है और बोल दिया जाता है। कैसे सर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे? बहुत आसान है सर। आपको लग रहा है नहीं बेटा आसान है। कैसे आसान है बच्चा? ये लिखा है बड़ा, बड़ा आ। जैसे ही आप घर में, याद है जब हम लोग कभी मिट्टी वगैरह खा लिया करते थे तो मम्मी कहती थी आ करो। मम्मी को तो वर्णमाला नहीं पता थी, लेकिन उनको स्वर का कॉन्सेप्ट जरूर पता था कि जैसे ही बच्चा बोलेगा आ, मुंह खुल जाएगा, आ खुलेगा, और जैसे ही मुंह खुलेगा तो वैसे ही कहानी शुरू हो जाएगी। आ मुंह खुल गया डिब्बा जैसा। तो विवृत का मतलब खुलना और पूरा खुलना। आ एकमात्र स्वर है जिसको बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है। तो सर अर्ध विवृत में, अरे जब बड़ा बोलने में पूरा खुल रहा है तो छोटा बोलने में आधा नहीं खुलेगा, खुल जाएगा सर। अब और भी कोई बात है सर? बिल्कुल बात है बेटा। आए और आओ, इनको ध्यान रखो, ये वृद्धि स्वर होते हैं। और एक काम अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था संयुक्त स्वर, तो उस पर एक बात गौर करना, मैं चिन्हित करना भूल गया कि जो ए और ओ है ना, ए और ओ, और ये जो आए और औ है, ये ए और ओ बच्चा गुण संज्ञक। अगर आप आगे भी संधि पढ़ोगे तो इनको गुण संज्ञक स्वर कहते हैं, इनको वृद्धि संज्ञक स्वर कहते हैं। इनको गुण संज्ञक कहते हैं, इनको वृद्धि संज्ञक कहते हैं। तो भाई
अर्धविवृत में बड़ा आ विवृत हो गया तो छोटा तो अर्धविवृत हो ही जाएगा। और वृद्धि से बनता है, देखो वी से विवृत और वी से वृद्धि। वी से विवृत और वी से वृद्धि, तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों वृद्धि संज्ञक, तो ये वृद्धि संज्ञक में चले गए। बोलो समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आया होगा, कोई संदेह नहीं है, इसका भी भरोसा है हमें। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो समृद्धसर कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। कैसे आसान? कहते लगभग बंद हो, कोई तुम्हारा मुंह चपेट ले, ऐसे हाथ दो दबा ले, तो लड़के हो मारे इज्जत की ऊ करोगे, और लड़कियां ई कर देती हैं, तो तुम ऊ और लड़कियां ई दोनों मिले तो भैया ई और ऊ। मतलब यदि ये दो स्त्रीलिंग स्वर, दो पुल्लिंग स्वर, कहते हैं लगभग बंद होने की स्थिति में ई और ऊ बोलने के लिए मुंह को बहुत खोलने की जरूरत नहीं है, आसानी से ई ऊ हो जाता है। ठीक, फिर अर्ध समृद्ध में क्या आएगा सर? जो बचा है वो आ जाएगा। सर क्या बचा? अरे बहुत आसान है, ओ और ए बचा। एक बात यहाँ मैंने एक बात बताई थी, जहाँ जहाँ अ होगा वहाँ वहाँ रिश्तेदार भी होगा जो विदेश से आया है, अ, तो ये भी इन्हीं के साथ लग लेता है। और अर्ध समृद्ध की जब आप बात करोगे तो कहते हैं थोड़ा कनपुरिया हो जाओ। कानपुर वाले ओए ओए बहुत करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? ओए ओए। तो चाहे तुम ए ओ याद रखो गुण संज्ञक का, और चाहे फिर ओए याद रखो, बस याद रखो। ठीक, याद रखोगे काम हो जाएगा, और कोई बात है नहीं। क्लियर है? तो ये भी मामला सॉर्ट आउट हो गया और स्पष्ट भी हो गया बिना किसी दिक्कत और शंका के। ठीक, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये भी बात हो गई। अब आगे बढ़ जाओ। अगला आता है मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर। सर मुखाकृति के आधार पे? हाँ भाई मुखाकृति के आधार पे। सर ये कैसे निकलेंगे? ये भी बड़े आसान है। पहला इनका प्रकार है वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा इनका प्रकार है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी का मतलब है जिनके उच्चारण में मुंह गोल गोल हो जाए। जिनके उच्चारण में मुंह गोल मतलब मुंह का गोला बन जाए, और जिनके उच्चारण में मुंह गोल ना हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह गोल ना हो। कौन है वो? तो आओ, इनके उदाहरण कौन है? इनके उदाहरण कौन है? बड़ी बेसिक बात, फिर वही बात कनेक्ट होगी जो हम लोग पहले छोड़ा है। क्या सर? उच्चारण स्थान जिनमें भी ओ आए, ओ मतलब ओष्ठ आए, जो ओष्ठ से बोले जाएंगे उनमें मुंह गोल गोल होगा। एकदम संभव है, कोई संदेह की बात नहीं है। सर कैसे? बेटा ऐसे कि जब आप ऊ और ऊ की बात किए थे तो ओ आया था, इसी ऊ से मिलके ओ और औ बन गया था, तो ओ आया था के ओ,
तो ये भी ओ आ गया। अभी अभी एक बात हुई, ये रिश्तेदार भी इनको फॉलो करता है, तो ये भी के ओ को ले लेगा। अब मतलब इतने स्वर क्या हुए, वृत्तमुखी हो गए। लिख दो फटाक से, क्या आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अ। बस सर, बिल्कुल। शेष जितने भी हैं वो आते हैं अवृत्तमुखी में। कौन कौन सर, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए और री, ये सब यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ये बन गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुखाकृति के आधार पे भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। स्वर की कहानी मैंने तुम्हें लगभग दिमाग में भर दी। सर नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट नंबर 2 अर्थात अयोगवाह। क्या नाम है, अयोगवाह। तो आप लिख सकते हैं आ के योग से बनने के कारण, आ के योग से बनने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आ के योग से बनने के कारण क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा। फिर दूसरा पॉइंट, आप एक पॉइंट यहाँ बना दिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि यह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये भी दूसरा पॉइंट है। इनके पहले तो 2 प्रकार होते थे, लेकिन इनके अभी वर्तमान में इनके 3 प्रकार हो गए। पहले 2 हुआ करते थे, कई किताबें 2 ही देंगी। 3 कौन कौन से हो गए सर? पहला अनुस्वार। अभी अनुस्वार बेटा ऐसे होता अंग। अब अंग में आप देख पा रहे हो आ के ऊपर बिंदी रखी है। उच्चारण स्थान इसका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है? नासिका। नाक में झन झना झन मचता है। फिर आता विसर्ग। फिर आप देखोगे कि आ के बगल में 2 बिंदी। ठीक। उच्चारण स्थान क्या आता है? उच्चारण स्थान आता है बेटा कंठ। क्या आता है? कंठ। फिर तीसरे नंबर पे आता है लल्ला अनुनासिक। सर ये तो नई बात है। हाँ बेटा थोड़ी नई बात है। आ के ऊपर चांद जैसी बिंदी। उच्चारण स्थान तो ये नाक मुंह दोनों लिख दो। सर इससे सवाल आता है? बेटा बिल्कुल आता है। वह कौन सा वर्ण है जिनके उच्चारण में नाक व मुंह दोनों से हवा निकलती है? ये सवाल आता है। तो आपका उत्तर होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक, ये बात दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। क्लियर बात है? उम्मीद करते हैं क्लियर बात होगी। आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आओगे तो सीरीज की शुरुआत होगी
व्यंजन की। किसकी शुरुआत होगी? व्यंजन की। तो जैसे स्वर व्यापक था वैसे ही व्यंजन व्यापक है। बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली बात तो आप एक चीज़ लिखें कि परिभाषा इसकी पूछी जाती है, लगातार पूछी जाती है। सवाल आजकल परिभाषाओं से बन रहे हैं, तो आप लिखेंगे जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता होती है। जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता होती है वो व्यंजन होते हैं। दूसरी परिभाषा सेकेंड टर्म में, जो स्वरों के साथ स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तीसरी बात व्यंजन में ध्यान रखने की बात, व्यंजन का मूल रूप सदैव हलंत के साथ लिखा जाता है। व्यंजन का मूल रूप सदैव हलंत के साथ लिखा जाता है। बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपको एक बड़ी जरूरी जानकारी दे दूं। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा है, तो वैसे मैं का अच्छा बनाता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटलाइज प्रॉब्लम है। का ऐसे बने तो ही अच्छा है। का मैं पूछूं ये क्या है, ये एक प्रकार का मतलब ये स्वर है, ये व्यंजन है, या ये अयोगवा है, या ये ध्वनि है। चार विकल्प आपके पास हैं कि का क्या है। जल्दी से बोलो, का क्या है। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो क्या मैंने स्वरों में ऐसा कुछ बताया आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है? ना सर, ना सर तो क्रॉस। क्या मैंने व्यंजन में अभी पढ़ाया तो मैंने एक बात बोली कि जिन्हें बोलने में माध्यम की आवश्यकता होती है, पहली परिभाषा। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, दूसरी परिभाषा। और व्यंजन का मूल रूप सदैव हलंत के साथ लिखा जाता है, ये तीसरी परिभाषा। व्यंजन का मूल रूप सदैव हलंत के साथ लिखा जाता है, ये तीसरी परिभाषा। कनेक्ट करो। मूल रूप, हम जब व्यंजन का मूल रूप लिखोगे तो आप हलंत के साथ लिखोगे। तुमने हलंत तो इसमें नहीं लगाया, तो क्या ये व्यंजन है? ना सर। अयोगवा में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। क्या उनमें ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? ना सर। तो ये भी नहीं। तो क्या हुआ सर? क्या ये ध्वनि है सर? बिल्कुल ध्वनि है, क्योंकि ये का तात्पर्य है का बराबर का प्लस आ से। ठीक, तो ये का प्लस आ का व्यंजन है, आ स्वर है, इसमें टूटा हुआ है। का व्यंजन है, आ स्वर है, इसमें टूटा हुआ है। और जब इसमें टूटा हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ध्वनि। का भी का को बोलने के लिए आ ने सपोर्ट कर दिया और इसकी सपोर्ट से बोला जाने लगा, तो ये कहलाएगा ध्वनि। तो ये रही व्यंजन की परिभाषा। फिर एक सवाल बनता है कि सर मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो तुरंत उत्तर बनता है कि मूल व्यंजन बेटा होते हैं 33। सर मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा मूल व्यंजन का नंबर 1 प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 प्रकार होता है
अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 का प्रकार होता है ऊष्म व्यंजन। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे 33? बेटा स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी? 25। और बेटा अंतस्थ की संख्या होती है 4, और लल्ला ऊष्म की संख्या भी होती है 4। 25, 4, 4 को ऐड करोगे उत्तर आएगा 33। यही है आपके मूल व्यंजन। ठीक, तो ये रहे आपके मूल व्यंजन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? मूल व्यंजन हो गए आपके 33। अब इनका एक एक का क्लासिफिकेशन देख ले, मज़ा आ जाए। जी सर ये कर लिया जाए। तो पहला प्रकरण है स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। ठीक, आप लिख सकते हैं वे वर्ण जो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ को स्पर्श करके उच्चारित होते हैं। ठीक, वे वर्ण जो कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ आदि को स्पर्श करके उच्चारित होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार वो बात लिख सकते हो कि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, ये भी बड़ी बात है। तीसरी बात सर कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, तीसरी बात ना लिखो, सीधे लिखो वर्ग। पहला वर्ग है का वर्ग, और का वर्ग के वर्ण होते हैं बेटा का, खा, गा, घा और अंगा। दूसरा वर्ग होता है हमारे लाल चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और इया। तीसरा वर्ग होता है टा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, इस तरह से वर्ग हो गए, बट गए 5। गिन लो आप, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आप यहाँ चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको हिंदी के कई टॉपिक डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि संधि। मैं बोलूँगा कि यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण आए, तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण से बदल जाएगा। तुम कहोगे कौन सी फारसी भाषा है? कहीं ना कहीं वो सब यहीं से कनेक्ट हो रहा है, मैं उसका भी डिस्कस कर दूंगा अभी। टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये बट गया, वर्ग में बट गया, अक्षर अक्षर बट गया। बच्चा इसको पहले, जितने पहले वाले वर्ण है ना, ये पहले ध्यान देना बेटा, ये पहले, इसको बोलते हैं प्रथमाक्षर। क्या बोलते हैं? प्रथमाक्षर। फिर ये बेटा जो दूसरे वाले हैं इनको बोलते हैं द्वितीय अक्षर। ऐसे ही इसको तीसरे वाले को
तृतीयाक्षर, चौथे वाले को चतुर्थाक्षर, पांचवे वाले को पंचमाक्षर। तो ये अक्षरों का विभाजन अगर यहीं से क्लियर करते चलोगे तो सहायता करेंगे आपकी कहाँ, आपको स्वर व्यंजन संधियों में बहुत मदद करेंगे। ठीक, अब सर क्या इनसे कुछ नई बातें हैं इनमें? बस यही बात तो है कि नई बात है कि नहीं है। पहली बात कि चा, छा, जा और झा, इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं? ये स्पर्श के साथ संघर्ष भी करते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। कभी पूछे स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन, तो चा, छा, जा, झा, यहाँ छोड़ के। अब सबसे बड़ी बात इनके उच्चारण स्थान, तो अगर आप याद कर पाओ तो देखो इधर कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान रखो के टी एम डी ओ, KTM 2, KTM 2, DO 2, KTM 2, KTM DO 2। KTM 2 मतलब यहाँ से कनेक्ट कर लो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हो गया KTM 2। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यही है KTM 2 का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और आसानी से आप समझ रहे होगे। KTM 2 कंठ, ये उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, KTMDO, पूरा वर्ग उसी से चला जाएगा। ठीक, नई बात थी चा, चा, जा, जा स्पर्श संघर्षी है। दूसरी नई बात कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अब अनुनासिक क्यों होता है सर? इसलिए होता है बेटा कि देखो जैसे आपने ये लिया अंगा, तो अंगा का मूल उच्चारण स्थान तो कंठ है ना, और पांचवा अक्षर नासिक के भी होता है, तो कंठ और नासिका मिल गया। ये देखो, तो कंठ नासिका। ऐसे ही यहाँ तालु नासिका, ऐसे ही ड़ा मूर्धा नासिका, ऐसे ही ना दंत नासिका, और प्यारे साथियों ऐसे ही माँ ओष्ठ नासिका में जाएगा। तो मतलब नासिका सबके साथ आ रही है और बाकी कंठ वाले हैं। तो देखो इनके अपने, अगर कभी भी तुमसे सवाल पूछे कि अंगा का उच्चारण स्थान है, तो अगर कंठ दिया है तो है ही है, और कंठ नासिका दिया है तो वो भी है। तो ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें गलत मत कर देना। इन बातों का ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं स्पर्श व्यंजन आपके हवाले हो गया। आओ अगले चीज को तुम्हारे हवाले करने का प्रयास करें, और वो है अंतस्थ व्यंजन। संख्या होती है इनकी 4। कौन कौन? या, वा, रा, ला। या, वा, रा और ला। या, वा, रा, ला, 4। सबसे पहली बात, कुछ इनके नामकरण है कि जैसे जो ये या और वा है ना,
जो ये या और वह है, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। संस्कृत में तो चारों अर्ध स्वर है, हिंदी में 2, या और वह। जो बेटा ये रा है ना, रा के भी अपने नाम है। रा को प्रकंपित और लुंठित कहते हैं, और इस ला के भी अपने नाम है। इसका एक नाम है पार्श्विक। आपसे पूछेगा कि पार्श्विक स्वर कौन है, ऐसे ही पूछता है, और प्रकंपित कौन है, लुंठित कौन है। आप कहोगे सर क्या क्यों वाली अवधारणा यहाँ हो सकती है कि प्रकंपित स्वर और लुंठित स्वर क्यों बोला गया। रा को आमतौर पे जब आप बोलते हो चर, मर, ट्रक ना, तो वहां पर जीवा में प्रकंपन होता है। आमतौर पे जब आप बोलते हैं राम, रावण, राहुल, वहां पे जीवा में मरोड़ होता है। तो जब जीवा में मरोड़ लुंठन होता है तो उसको लुंठित कहते हैं, जिसमें प्रकंपन होता है उसको प्रकंपित कहते हैं। अर्धस्वर की अवधारणा यहाँ पे है, ये बात आपकी जानकारी में है। और या वा रा ला को पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्व जब आप बोलते हो रा, जब आप बोलते हो ला, तो ला बोलते समय जिह्वा गति के साथ खुलती है, और जब गति के साथ खुलती है ला, तो इन पार्श्वों से हवा निकलती है, यहाँ से और यहाँ से। तो दोनों पार्श्वों से हवा निकलने के कारण इसको बोला जाता है पार्श्विक। तो प्रकंपित, लुंठित और पार्श्विक का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सर इनके उच्चारण स्थान भी बता दो। चलो ये भी बता देते हैं बच्चे। या तो बड़ा फिक्स है, तालु से उच्चारित होता है, लेकिन जो ये वा है ये दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। किससे उच्चारित होता है? दंतोष्ठ से। जो रा है ये रा उच्चारित होता है, रा और ला ये होता बेटा दंत मूल। इसी दंत मूल को वर्त से भी कहते हैं, वर्त से वर्ण। ठीक, वर्त से वर्ण भी कहते हैं। एक बात ध्यान देना, इनकी सीरीज में 4 वर्ण आते हैं, रा, ला, ना और सा। तो कभी कभी रा, ला, ना, सा में आ जाए तो इनको भी वर्ष की श्रेणी में ले लेना। ठीक, ये हिंदी का ज्ञान है, हिंदी की तरह अंदर चला जाएगा। दूसरे प्रकार में आप आओ, ऊष्म व्यंजन आपको मिलेगा। मूल व्यंजन का दूसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन, संख्या 4। कौन कौन? शा, शा, सा और हा। सा सा साहा। क्या हो जाएगा? सा सा शाह। पहली बात तो इनको एक चीज ध्यान रखना, इनको ऊष्म संघर्षी कहते हैं। इनको कहते हैं ऊष्म संघर्षी। ठीक, सासा साहा को ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। ठीक, पहली बात। या कभी केवल संघर्षी आएगा तो भी इन्हीं का नाम लिया जाएगा। जब तक कि स्पर्श संघर्षी न बोला जाए तब तक स्पर्श को मत चुन लेना, नहीं नंबर कट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। जब तक कि स्पर्श संघर्षी न बोला जाए, स्पर्श वालों को स्पर्श नहीं करना है। ऊष्म संघर्षी, संघर्षी सब यही है। ठीक, इनका उच्चारण स्थान देख लो। इनका ये तालव्य सा है तो थालू लिख लो आप, मूर्धन्य सा है तो मूर्धा लिख लो, ये दंत सा है तो आप इनको दंत लिख लो, और ये कंठ से बोले जाते हैं तो कंठ लिख लो। हालांकि मैंने इसको विशेषण में बना दिया है, इसको विशेषण ना बनाओ। उच्चारण स्थान लिख रहे हो तो उच्चारण स्थान लिखो। याद करने का क्या तरीका है सर? शानदार तरीका है। टी एम डी
के, TMDK तालु मुर्दा दंत कंठ। और मैं एक दो बार की बात नहीं कर रहा, 50 बार सा को दे दिया गया और आपसे पूछा गया है उच्चारण स्थान बताओ। एक दो बार नहीं, 50 बार आपको दे दिया गया और पूछा गया है उच्चारण स्थान बताओ। कि सलजम वाला सा जिसको बोलते हो वो वास्तव में तालव्य सा है, सलजम पहले नहीं आया, सा पहले आया। ठीक, षटकोण वाला जिसको बोलते हो वो वास्तव में मूर्धन्य सा है, और जिसको दंत सा बोलते हो वो वास्तव में, जिसको आप सड़क वाला सा, सपेरा वाला सा बोलते हो, वास्तव में वो दंत सा है। और जो आपको हा दिख रहा है ये कंठ है। ठीक, क्या है? कंठ का हा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? बोलो जल्दी से। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ रहे होगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जल्दी से बताओ। बिल्कुल समझ रहे होगे। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं? तो चले आगे, आगे की व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला टॉपिक, मूल व्यंजन हो गया तो क्या सर व्यंजन खत्म हो गए? ना बेटा, व्यंजन कैसे खत्म हो जाएंगे। अगला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। संख्या 4। कौन कौन? छ, त्रा, ज्ञा, श्र। छ, त्र, ज्ञा और श्र, ये 4 संयुक्त होते हैं बेटा।क्षा जब आप लिखते हो तो गौर करना, यहीं से वर्णमाला वाला क्रम जो पहला सवाल मैंने बताया यहीं से बनता है।क्षा बनने के लिए का और सा की जरूरत है। किसकी? लेकिन आप देखो कि मैंने इसमें हलन तो नहीं लगाया, इसका मतलब इसके पास आ है। सेम त्रा है तो ये ता और ये रा और ये आ। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भी लग जाएगा। फिर ये आया ज्ञा, ये जा है और ये या है, हलंत लगाओ और ये लगाओ आ। फिर आया स्रा, तो स्रा में बेटा सा, रा और आ। ठीक, तो अब ये संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्लियर है? अब देखो सर आगे, आगे बड़ा आसान। क्या आसान? पूछेगा कि सर वर्णमाला क्रमानुसार, मैं क्लियर करता चलूं, वर्णमाला क्रमानुसार इनका स्थान। तो अगर वर्णमाला क्रमानुसार हम इनका स्थान देखेंगे तो क्या देखेंगे कि भैया वर्णमाला के क्रम में इनका जो स्थान है वो, जैसे आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक संयुक्त वर्ण जिन 2 वर्णों के योग से बनता है जिन 2 वर्णों के योग से बनता है उसी में पहले वर्ण के बाद, जिन 2 वर्णों के योग से बनता है उसी में पहले वर्ण के बाद इनका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, मतलब क्या कह रहे हो सर? मतलब ये कह रहे हैं बेटा
कि क्षा अगर का और सा के योग से बन रहा है तो वर्णमाला में जो का, खा, गा, घा पढ़ते हो अंगा तक, उसमें का के तुरंत बादक्षा वर्ण आता है। इसीलिए अभी हम लोगों ने एक लिखा था क्या, संतान सकल सचल सक्षम। तो आपने देखा कि सचल के पहले हम लोगों ने सक्षम को रखा। क्यों रखा था? क्योंकि चा के पहले छा आता है। कैसे सर? हम तो इसको हमेशा लास्ट में पढ़ते आए हैं संयुक्त व्यंजन में, अब तुम पढ़ते आए हो तो हम क्या करें भाई। ये जोक्षा है ना, येक्षा जब इनकी बनने की विधि आप देखते हो तो विधि के अनुसार ये का और सा के योग से बनता है, इसलिए इसका आगम का के तुरंत बाद होता है, इसलिए ये खा के पहले काउंट किया जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। वैसे ही ये त्रा ता के बाद, ये ज्ञा जा के बाद और ये सरा शा के बाद वर्णमाला में फिक्स है, निर्धारित है। इसमें कोई भी इफ और बट का ऑप्शन नहीं है। समझे बात कि नहीं समझे? समझे होगे, ठीक, समझदार हो, ठीक। अब ये जो ज्ञा है ना, ज्ञानी वाला, ये व्याकरण के आधार पे तो जा और यहाँ से टूटता है, लेकिन आप एक यहाँ नोट लिख लो और यहाँ लिख सकते हो ज्ञा वर्ण उच्चारण के आधार पर, ज्ञा वर्ण उच्चारण के आधार पर गा और या में टूटता है। ज्ञा बराबर ये बात भी आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप आएगा द्विगुण व्यंजन। क्या आएगा? द्विगुण व्यंजन, ठीक। अब बेटा इसको कैसे करोगे? ये क्या है सर? इसका एक दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। उत्क्षिप्त का मतलब सर क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब उछल गए और उछले तो अलग गिरे। कैसे सर? बेटा ये दो वर्ण आपने सुने होंगे, एक ड़ और एक ढ़, ड़ और ढ़। ये दो उत्क्षिप्त होते हैं, इनको द्विगुण भी कहते हैं। क्यों? ये डा टाठा डाढ़ा वाले हैं, लेकिन इनमें बिंदी रख गई नीचे। और ध्यान देना, जो अंगा में नीचे बिंदी रखते हैं वो सब चौपट करते हैं। सही तरीका ये है, मतलब ये ड़ है, ये डा नहीं है, ड़, और ये ढा नहीं है, ये ड़ है। ड़ पढ़ाई, पढ़ना, गढ़ना, मढ़ना, चढ़ना, ये वाला है। ये लड़का, लड़का नहीं, लड़की, लड़की नहीं, लड़ाई, ड़, समझ गए? तो ड़ और ड़, समझे? अगर आप इससे शब्द बनाओगे तो बनेगा सड़क, लड़का, लड़की, लड़ना, ये बन जाएंगे। इधर से बनाओगे तो इधर बन जाएगा पढ़ाई, पढ़ना, गढ़ना, मढ़ना, चढ़ना, ठीक। पढ़ाई, पढ़ना, गढ़ना, मढ़ना, चढ़ना, क्लियर? तो ये बन गया द्विगुण। अब बच्चा पूरे वर्णमाला मैंने तुम्हें खींच दी, पढ़ा दी, बता दी, ठीक। आगे देखते हैं कि हमने पूरी वर्णमाला में आपको बता दिया पूरा ज्ञान। अभी व्यंजन के कुछ तरीके प्रकार बचे हैं, लेकिन जो वर्णमाला में अगर देखो तो वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने हैं?
वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 को यदि आप काउंट करोगे कैसे सर, तो आप कहते हैं मुख्य स्वर सबसे पहले, मुख्य स्वर के बाद अयोगवाह, अयोगवाह के बाद मूल व्यंजन, मूल व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन। गिनती गिन लो। मुख्य स्वरों की संख्या होती है बेटा 11, अयोगवाह की होती है 2, मूल व्यंजन की होती है 33, संयुक्त व्यंजन की होती है 4, द्विगुण की होती है 2। काउंट कर लो तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12 हासिल 1, एक इधर से मिला 2, 3 इधर से मिले 5, कितने हो गए? 52। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और 52 कौन कौन सी वो आपके सामने आ गई है। बोलो ये बात आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ये बात आप समझ गए होगे बिना किसी दर्द, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी की। तो अब ये 52 गिन लिए कि नहीं गिन लिए? अब हम देखते हैं कि व्यंजन में भी दो टाइप आते हैं कुछ अलग अलग। जैसे कि भाई सबसे पहली बात आती है प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। क्या आता है? प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व का मतलब हुआ वायु से। प्राणत्व का मतलब क्या हुआ? वायु से। यहां पर प्राण का मतलब जान से मत लगाना, प्राण मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु। तो प्राणत्व के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये बनेगा पहला प्रकार अल्प प्राण और दूसरा प्रकार बन जाएगा महाप्राण। क्या बन जाएगा? अल्प प्राण और महाप्राण। हम आपको एकदम शानदार तरीका बता देंगे। देखो अल्प का मतलब होता है बेटा थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु थोड़ी निकले, और महाप्राण का मतलब महा मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकले वो महाप्राण, कम वायु निकले वो अल्प प्राण। तो और एक बात, बड़ी बड़ी बात, इनका विभाजन 33 में ही करना है, 33 से छांटना है। तो भैया अल्प प्राण में क्या आएगा? आप कहोगे कि प्रत्येक वर्ग का, बच्चा वर्ग की व्यवस्था शुरू हो गई, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण। और सभी अंतस्थ, सभी अंतस्थ वर्ण। सभी अंतस्थ वर्ण कितने? 4 हैं। तो या, वा, रा, ला, ये हो गए अल्प प्राण। तो कुल अल्प प्राणों की संख्या एक वर्ग में 3, तो 5 वर्ग में 15, 15 4 19। अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या 19। 33 में 19 चले गए। महाप्राण में आओ, कौन बचा? महा मतलब ज्यादा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा। कौन सा? चौथा। तो दूसरा चौथा वर्ण सभी ऊष्म व्यंजन। कितने हैं ऊष्म व्यंजन? 4 हैं। कितने? 4। तो एक वर्ग में 2, तो 5 वर्ग में 10। 2 और 4 मिला के दूसरा चौथा एक वर्ग में, तो 5 वर्ग में दूसरे चौथे 10, और 10 ऊष्म की संख्या 4, सा 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 हा, 10 4 14। 14 19 जैसे जोड़ोगे संख्या निकलेगी 33। कितनी निकलेगी? 33। तो ये हो गए प्राणत्व के आधार पे। फिर आओ अगला टॉपिक हो जाएगा घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। घोषत्व क्या होता है? घोषत्व होता है बेटा नाद या कंपन के आधार पर। इसके भी 2 भाग कर दिए गए।
पहला भाग कौन सा है? पहले भाग को सघोष या घोष बोला गया, सघोष या घोष बोला गया। दूसरे भाग को अघोष बोला गया। क्या बोला गया? अघोष। सघोष का मतलब होता है घोष के साथ, नाद या कंपन के साथ। अघोष का मतलब होता है नाद या कंपन के बिना, क्योंकि जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा। सा का मतलब होता है साथ में, और घोष का मतलब होता है नाद या कंपन। नाद या कंपन, तो नाद या कंपन के साथ में इधर इसको तोड़ोगे, आ माने बिना या नहीं, तो जो नहीं करता है क्या? घोष माने नाद या कंपन। तो जो नाद या कंपन के बिना हो और जो नाद या कंपन के साथ हो वो कहलाएगा सघोष और अघोष। अब इनके वर्ण भी 33 में ही बटेंगे बेटा। कैसे बटेंगे? प्रत्येक वर्ग का बहुत जानदार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप संधि का नियम पढ़ोगे, विसर्ग संधि का रूल नंबर फर्स्ट। विसर्ग संधि कहती है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई अंतस्थ वर्ण हो या कोई हाव हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। और इस पूरी बात को यदि आप गौर करो तो आप देखोगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये हो गया एक बात। फिर सभी अंतस्थ वर्ण सभी अंतस्थ वर्ण 4 हैं, या, वा, रा, ला, और देखो हा वर्ण, हा भी इधर आ जाएगा। स्वर भी उधर अल्प प्राण में स्वर आते हैं, इधर जो अल्प प्राण है स्वरों की गिनती यहीं होती है, स्वर यहीं आएंगे, गिने नहीं जाते, आएंगे यहीं। और महाप्राण में भी स्वर, इधर सघोष में भी स्वर यहीं आते हैं लेकिन गिने नहीं जाते। तो स्वर भी कभी आए तो आपको यहीं से गिनना है, ठीक। तो ये इनकी कुल संख्या हो गई बेटा 20। कितनी हो गई? 20। और इधर आओगे तो इधर कहेगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला, दूसरा वर्ण और सा, 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 तीनों सा, कुल मिला के 13। तो 20 और 13 बराबर 33। ये हो गया घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। तो स्वर और व्यंजन से मिलने वाली जितनी भी जानकारियां थी मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अब अगला टॉपिक होगा आगत व्यंजनों से शुरुआत करेंगे और आगत व्यंजन के बाद शब्दों की परिचर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए और कंपटीशन काका से जुड़े रहिए।